हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। और हम अपने ईएमएफ टॉपिक पर पहुंच चुके थे। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। और आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हम जो फॉर्मूला आपको लास्ट टर्न पर सिखाए थे उनको वाइंड अप करेंगे यूजिंग सर्किट डायग्राम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने दो सर्किट बने हुए हैं और इन सर्किट में क्या क्या चीजें लगी हैं पहले हम आपको समझाते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये एक बड़ी लाइन और ये छोटी लाइन, ये एक सेल का सिंबल है और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। और इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस ये जो एक आपको सर्कल दिखाई दे रहा है जिसमें V लिखा है, ये एक वोल्ट मीटर है। बच्चों ने ये तीन नाम जरूर सुने होंगे, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर। और अगर ध्यान दिया हो तो लेबोरेटरी में आपने फिजिक्स लैब में ये देखे भी होंगे। नहीं देखे हैं कि गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है, एमीटर कैसा दिखता है, वोल्ट मीटर कैसा दिखता है रियलिटी में, ये तो इसका सिंबल है। ऐसा एक सर्कल बनाकर अगर अंदर G लिख दें तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल बन जाता है वो। ऐसा सर्कल बनाकर अगर A लिख दें तो एमीटर का सिंबल बन जाता है। और जैसा यहाँ सर्कल बनाकर V लिखा है तो वो वोल्ट मीटर का सिंबल बन जाता है। लेकिन अगर बच्चों ने ये रियलिटी में कैसा दिखता है वैसा नहीं देखा है कभी, तो आजकल तो बड़ा आसान है। आप गूगल पर वोल्ट मीटर टाइप करोगे, एमीटर टाइप करोगे, गैल्वेनोमीटर टाइप करोगे तो रियलिटी में वो कैसा दिखता है आपको दिखाई दे जाएगा। अगले किसी चैप्टर में हम भी आपको रियलिटी में ये कैसा दिखता है वैसा दिखाएंगे। तो फिलहाल हम ये वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर के बारे में एक छोटी बात बताते हैं। वो ये कि गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट में अगर लगाया जाता है तो इसलिए लगाया जाता है कि करंट को डिटेक्ट कर सके। डिटेक्ट करना मतलब करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है उस सर्किट में, ये गैल्वेनोमीटर बता देता है। उसमें एक निडल होती है जो 0 से डिफ्लेक्ट करती है जब, तो रीडिंग बता देती है कि गैल्वेनोमीटर में सर्किट में करंट आ रहा है। तो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू इंडिकेट करंट, वेदर करंट इज फ्लोइंग और नॉट। एमीटर जो होता है वो उस करंट को मेजर करता है, यानी उस एमीटर में जो उसकी निडल होती है वो 1 2 3 4 5 एम्पेयर जिस भी नंबर के आगे जाके रुकती है उतना सर्किट में करंट आ रहा है। तो ये एमीटर करंट की वैल्यू बता देता है मेजर करके। और वोल्ट मीटर, नाम से ही पता चल रहा है, वोल्ट मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस और मीटर मतलब मेजरमेंट के लिए यूज किया था। वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस वोल्ट मीटर इसलिए कनेक्ट किया गया है कि ये बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर ले। PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। तो सर्किट में ये चीज, बड़ी लाइन और छोटी लाइन, ये तो बैटरी है, सेल है। V वोल्ट मीटर है जो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। और ये जो आपको यहां पर एक स्मॉल r दिखाया गया है, ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो आपको एक्सप्लेन किया गया था पिछले क्लास में
कि सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है, वो डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। तो सेल के ऊपर ऐसा स्मॉल आर लगने का मतलब ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये कोई बाहर रेजिस्टेंस लगा है कैपिटल आर, जिसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ कोई अप्लायंस वगैरह लगा दें अगर बल्ब वगैरह, तो उसका खुद का बल्ब का रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाएगा। और ये एक के से जो डिनोट किया गया है ये की है, के फॉर की मतलब आप समझ लो स्विच। इस सर्किट में लगे हुए स्विच को की बोला जाता है। घर में आपके स्विच होता है जिससे फैन या लाइट आप ऑन ऑफ करते हो, ये वैसा ही स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। और फिलहाल ये जो की है ये ओपन है, मतलब ऑफ है। इस सर्किट को हम ओपन सर्किट भी बोलते हैं। ओपन सर्किट किस सर्किट को कहा जाता है? जिसमें ये जो की लगी है ये ऑफ है, और जब तक ये की ऑफ रहेगी, जैसे टेक्निकल भाषा में ऑफ को हम ओपन की भी बोलते हैं, तब तक इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये तो सब जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है। जो सर्किट में फ्लो करने वाला करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है, लेकिन तब जाता है जब ये सर्किट कंप्लीट हो रहा हो, यानी ये दोनों एंड्स कनेक्ट हो रखे हो, की ऑन हो। अभी की ये की ऑफ है। यही उस सर्किट का दूसरा डायग्राम है, सेम डायग्राम, सेम सर्किट का डायग्राम है, और हर चीज यहां पर बिल्कुल वैसा ही है, सिवाय एक डिफरेंस जो आप देख रहे हो कि ये जो की दिखाई दे रही है, ये देखिए आपस में ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है, तो ये की ऑन कर दी गई है। इस समय ये की ऑफ है, जिसे हम ओपन भी कहते हैं, और इस सर्किट को इसीलिए ओपन सर्किट कहा जाता है। और इस समय ये की ऑन है, ऑन को हम क्लोज्ड भी बोलते हैं। क्लोज्ड सर्किट मतलब बंद सर्किट, ये ओपन सर्किट है, खुला। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, यहां ये क्लोज सर्किट हो गया है, इसलिए आप ये देख रहे हो ये एरो दिखा रहा है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल भी रहा है, कितना आई, और फिर इस अप्लायंस या जो भी कुछ यहाँ लगा है उसका ये रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, उससे होते हुए यही आई करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। अब ये सर्किट यहाँ पर दिखाने का रीज़न ये है कि आपके जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए थे उनको फाइनली आपको एक बार ब्रशअप करवा के उनके फॉर्मूले आपको बता देते हैं। कुछ फॉर्मूले आपको ऑलरेडी बता दिए थे, उनको रिकॉल करवाएंगे, और एक आखिरी नया फॉर्मूला आपको आज और बताया जाएगा जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। इस चैप्टर में तो आएगा ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत काम आएगा। और पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी का फाइनली ये फॉर्मूला तो देखें, आपको बताया था कि जब तक सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा, when no current is drawn from the cell, तब तक इस सेल से के जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल का ईएमएफ कहलाता है, और कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। तो ईएमएफ के बारे में आपको डेफिनेशन बताया था। ईएमएफ जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम होते हुए भी मैंने बच्चों को बताया था ये एक मिसनोमर है। और मिसनोमर क्यों है? क्योंकि ये नाम से लगता है कि ये फोर्स है, लेकिन है क्या ये? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है ये, कोई फोर्स नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का, बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल when no current
is drawn from the cell और वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो इस समय जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है, जिस जो आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही सेल का ईएमएफ कहलाता है, जब सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा है। और इस कंडीशन में जब सेल से करंट लिया जाने लगा है, इस समय ये ही सेम वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस, इस केस वाला पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ना कहला के टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो आपको इन दोनों टर्म्स का डेफिनेशन काफी डिटेल में समझा दिया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन कब? जब सेल से करंट लिया जा रहा है। When current is drawn from the cell, जब करंट लिया जा रहा है सेल से, तब सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है, और ईएमएफ को ई से डिनोट किया जाता था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट किया जाता है। ये दोनों चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी पहले भी, सिर्फ यहां रिकॉल कराई गई हैं सर्किट डायग्राम का यूज करके। तो इस समय जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही होगी उसे टर्मिनल वोल्टेज कहा जाएगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल वोल्टेज कहा जाएगा, और इस समय जो सेल में रीडिंग आ रही होगी उस पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहा जाता है। इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं हम, और इसको कैपिटल वी से। उसके बाद आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे कि पहला फॉर्मूला बताया था कि आपको आज के बाद करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल ईएमएफ, यानी सेल का जो ईएमएफ है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस करना है। यानी करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सेल का ईएमएफ लेना है और उसे डिवाइड करना है टोटल रेजिस्टेंस से, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। स्मॉल आर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो सेल के अंदर होता है, क्योंकि करंट को तो दोनों ही अपोज करते हैं, और करंट फ्लो करता है सेल के उस वाले पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो करने से पहले होता है, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होगी। उसके बाद आपको ये बताया था कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। या तो आप टोटल ईएमएफ में से, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में से सेल का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर दें, और या फिर आप टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए करंट इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कर दें, यानी बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस ही सेल के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में से सेल के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आई इंटू स्मॉल आर करेंगे तो सेल के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस, आई इंटू कैपिटल आर करेंगे तो सेल के बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में से सेल के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर दें तो बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस ही बचता है। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला और पढ़ना है, जिसके लिए मैं ये थोड़ी जगह यहां पर खाली कर देता हूं। और ये तीन फॉर्मूले आपको पिछले टर्न पर पढ़ा दिए गए थे। अब एक लास्ट फॉर्मूला जो पिछले टर्न पर नहीं कराया था, पहले वो करवा देते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस फॉर्मूले में एक फॉर्मूला आपको ये करवा दिया गया था करंट फाइंड आउट करने के लिए, ये टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए, और ये भी टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए।
इस फॉर्मूले में अगर आप करंट की वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो V इज इक्वल टू, करंट की आपने वैल्यू पुट कर दी E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इस I की जगह आपने I की वैल्यू पुट कर दी है और साथ में मल्टीप्लाई में कैपिटल R है ही। अब नेक्स्ट लाइन में आप कर सकते हो और करके, इस कैपिटल R प्लस स्मॉल r को इस तरफ ट्रांसफर कर दें और V को नीचे ले आए। सिर्फ इंटरचेंज किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, R कैपिटल R प्लस स्मॉल r इधर ट्रांसफर मल्टीप्लाई कर दिया, V को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में R तो ये है ही, इसी लाइन से आगे लिखा है बस। और फिर आप कैपिटल R को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास स्मॉल r की वैल्यू आएगी E अपॉन V और साथ में इसके R तो पहले से ही है और माइनस R। तो नेक्स्ट लाइन में आप स्मॉल r की वैल्यू लिख सकते हैं E अपॉन V -1, क्योंकि इन दोनों में से हमने कैपिटल R को कॉमन ले लिया है। अब ये फॉर्मूला आपको स्मॉल r यानी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा या उसके लिए यूज किया जाएगा। इस टॉपिक पर आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उनमें सारे क्वेश्चंस में ये 4-5 चीजें ही आपको फाइंड आउट करने के लिए कही जाएंगी। सेल अगर दिया होगा, उसका ईएमएफ दिया होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन होगा, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा कि फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो आप ईएमएफ दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, तो करंट फाइंड आउट कर सकते हो। टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है आपसे, ईएमएफ दिया है, करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस। और दूसरा तरीका भी है, मैंने बताया टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करने का, करंट इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, वो गिवन नहीं हुआ, तो आपको ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन होगा। यानी इसको आप 4 नंबर लिख लें। ये 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जिसे लर्न बाय हार्ट बोलते हैं। तब आप इस टॉपिक के सारे सवाल कर सकते हो। ये चैप्टर फिनिश होने के बाद बच्चों को एक क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा इस पूरे चैप्टर का। वो क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में है, जिससे आपको करने में आसानी होगी। तो वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये लेक्चर देखने के बाद बच्चे मुझे कॉल ज़रूर करेंगे। उन्हीं बच्चों को क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा जो मुझे कॉल करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे सीरियसली क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहे अभी भी। तो मुझे पता चल जाता है कि किसने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया या नहीं किया, तो इसीलिए कॉल करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें आपने ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीख लिया। ये फॉर्मूले अब आपको याद रखने हैं आगे के लिए। अब हम चलते हैं इसके फाइनल कंक्लूडिंग टॉपिक की तरफ, जो इस चैप्टर को कंप्लीट करेगा। तो ये आपके सामने हमारा फाइनल टॉपिक है, जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब सेल तो आप जानते ही हो क्या होता है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, सारी बातें पढ़ चुके हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का मतलब है एक से ज्यादा सेल। जब आप एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस लगाते हो तो आप ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हो, जो आप पढ़ चुके हो इस चैप्टर में।
ऐसे ही एक से ज्यादा सेल लगाएंगे तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहलाएगा। और जैसे रेजिस्टेंसेस की ग्रुपिंग सीरीज और पैरेलल में होती है, ऐसे ही सेल्स की ग्रुपिंग भी सीरीज और पैरेलल में होती है। यहां पर आपको जो सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, ये कौन से टाइप की ग्रुपिंग है? सेल्स इन सीरीज। फिर आपको सेल्स इन पैरेलल भी पढ़ाया जाएगा और मिक्स ग्रुपिंग भी पढ़ाई जाएगी। फिलहाल हम पहले सीरीज की बात कर लें। ये जो आप सर्किट देख रहे हो, इसमें आपको ये सेल्स दिखाए गए हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन करके फिर से फाइनली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ऊपर लिखा है n सेल्स, यानी अगर आप इन्हें काउंट करते हैं और ये सेल 10 आते हैं तो 10 सेल्स, 20 आते हैं तो 20 सेल्स। ये n जो है वो नंबर ऑफ सेल्स है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की जो पहचान है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेल सीरीज में है, उसके लिए आपको याद रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल के बाद नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और आखिरी में भी यही ऑर्डर चलेगा। और सबसे पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस के एक एंड से। ये रेजिस्टेंस का मतलब कोई अप्लायंस लगा होगा, जिस अप्लायंस को ये सारे सेल चलाने के काम आ रहे हैं। इस अप्लायंस को वर्क करने के लिए सारे सेल लगाए गए। तो याद रखें, पहचान क्या है? पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक एंड से कनेक्टेड है और फिर बीच में सारे सेल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड नहीं है, आपस में कनेक्टेड एक दूसरे से। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑर्डर भी सेम है। और आखिरी सेल में पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड है रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से। अगर इस एंड को ए मान लें और इस एंड को बी मान लें, तो ए एंड पहले सेल से और बी एंड आखिरी सेल से कनेक्टेड है। बीच का कोई भी सेल इस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड नहीं है। इस बात को गौर से दिमाग में बिठा लें, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान के लिए ये पहचान और उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये डिफरेंशिएट अगर जो कर पाएगा वही इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ तो पाएगा ही और याद भी रख पाएगा आगे के लिए। तो पहचान आपको पता चल गई। ऐसे ग्रुपिंग को, बहुत सारे सेल लगे हैं ना, ऐसे ग्रुपिंग को हम कहते हैं सीरीज ग्रुपिंग, सेल्स इन सीरीज, जिसमें पहला सेल कनेक्टेड होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के एक एंड से और आखिरी सेल कनेक्टेड होता है दूसरे एंड से, और सब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सबका ईएमएफ यहां पर सेम है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ डायग्राम में नहीं दिखाया है, लेकिन आपको यहाँ मैं बना देता हूँ ऐसे करके स्मॉल आर। ये सेल से नीचे ऐसे करके एक लाइन अगर ऐसे बना दी जाए ना, ये जैसे ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ऐसे ही है, तो ये सेल के नीचे बना हुआ है ऐसे छोटा छोटा ये जिगजैग सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। तो ईएमएफ ऑफ ईच सेल, कैपिटल ई है यहां, वोल्ट में नापा जाता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, वो है स्मॉल आर। और एक्सटर्नल तो आप देख ही रहे हैं, करंट ये है ही। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो आपको बताया सेल सीरीज में पहचानते कैसे हैं कि सेल सीरीज में है या नहीं, तो उनकी पहचान आपको बता दी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, टोटल ईएमएफ
ऑफ सर्किट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो डिफरेंशिएट करने में काम आएगी सेल्स इन पैरेलल से इस टॉपिक को। टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट NE होगा। ये सारे सेल्स का ईएमएफ यहां पर ऐड होता है। इस सीरीज में ही ऐसा होगा, पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। क्या होगा वो आपको पैरेलल जब आएगा तब बताएंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जितने सेल्स लगे हैं वो n नंबर आपको दिया होगा, 10, 20, 30, 40, जितने भी सेल लगे हैं उतने टाइम्स ईएमएफ हो जाएगा एक सेल की ईएमएफ का, उतने टाइम्स। सिंपल यूनिटरी मेथड। उसके बाद टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस जब सेल सीरीज में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपस में सीरीज में होंगे, तो वो सारे जब सीरीज में होते हैं रेजिस्टेंस तो ऐड हो जाते हैं। सिंपल एडिशन, ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ाया गया। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, R प्लस R प्लस R। तो अगर 10 बार R ऐड होगा तो 10R हो जाएगा, 20 बार R ऐड होगा 20R, तो NR हो गया। लेकिन इन सारे रेजिस्टेंसेस के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है जो कि इन सारों के साथ फिर से सीरीज में है। ये याद रहे, एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस तो आपस में सीरीज में होते ही हैं। ये आपस में पैरेलल में हो सकते हैं अगर सेल पैरेलल में लगे होते तो, लेकिन जो भी इनका टोटल आएगा वो एक्सटर्नल के साथ तो हमेशा सीरीज में होगा। तो यहां लिखा जाता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो गया, NR। ये तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब आपको करंट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वो मैं यहां लिख कर बताता हूं। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे अगर यहां, तो करंट की वैल्यू आएगी, टोटल ईएमएफ कितना है NE, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है NR प्लस कैपिटल R। ये आपका सर्किट में फ्लो करने वाला करंट है। यानी जब सेल्स सीरीज में लगे हों तो उन सारे सेल्स की वजह से सर्किट में कितना करंट फ्लो करता है, ये आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। आपको क्या क्या गिवन होनी चाहिए चीजें, कितने सेल्स लगे हैं यानी N, एक सेल का कितना ईएमएफ है यानी कैपिटल E, वो उसके ऊपर लिखा होता है। अगर आप बाजार से सेल खरीद कर लाओगे तो उसके ऊपर वोल्ट में, जैसे पेंसिल सेल जो आप खरीद कर लाते हो रिमोट से निकाल कर देखो, उसके ऊपर 1.5 वोल्ट लगा लिखा होगा। ढूंढोगे, बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे अलट पलट के देखोगे सेल को तो 1.5 वोल्ट उसके ऊपर लिखा होगा, वो उसका ईएमएफ है। N फिर से नंबर ऑफ सेल्स ही है, स्मॉल r उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। वो जनरली सेल पर लिखा नहीं होता, लेकिन जब आपको क्वेश्चन करने के लिए आएगा तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगा। और जिस अप्लायंस को आप उससे रन कर रहे हो, जैसे अगर आप रिमोट में 2 सेल्स लगा रहे हो तो N नंबर ऑफ सेल कितना है 2, E सेल का ईएमएफ एक सेल का, यानी 1.5 और 1.5 के 2 सेल लगाए तो 3 वोल्ट हो गया। ये स्मॉल r सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो सेल का खुद का है, लेकिन कैपिटल R उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस है जो आप उन सेल से चला रहे हो, जो कि रिमोट है। अगर आप रिमोट वाले सेल को ले रहे हो तो रिमोट चला रहे हो ना आप उससे, बाद में रिमोट टीवी को सिग्नल भेजता है, लेकिन रिमोट तो टीवी को
वेव्स भेजता है, असली में वो वेव क्रिएट होती हैं रिमोट के अंदर बनने वाले करंट से, और उस करंट को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो सेल जो रिमोट में आपने लगाए हैं। तो ये आर जो है कैपिटल आर, ये रिमोट का रेजिस्टेंस है, रिमोट के सर्किट का, तो उसे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस तरह से आप इस सर्किट में जिसमें एक से ज्यादा सेल लगे हैं फ्लो करने वाला करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक कंडीशन या केस समझाता हूं, जिस केस को समझने से आपको एक स्पेशल बात इसके बारे में पता चलेगी। केस 1, 2 केसेस करेंगे हम इसमें। केस 1 में हम बोलते हैं इफ एन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। अगर ऐसा हो जाए कि ये जो एन आर है, एन आर क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी सारे सेल्स का कुल मिलाकर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बना, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, सारे सेल का मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर बना है, वो अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन यानी बहुत ज्यादा हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, यानी उस अप्लायंस के रेजिस्टेंस से जिसे आप उन सेल्स से चला रहे हो, वर्क करा रहे हो, जिस अप्लायंस को रन करने के लिए आप इन सेल्स का यूज कर रहे हो, उन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर अप्लायंस के खुद के रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा हो जाए, या उल्टा कहें कि अप्लायंस का रेजिस्टेंस काफी छोटा हो, वेरी वेरी लेस देन हो सेल के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ऐसे कंडीशन में इस कैपिटल आर को एन आर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब दो चीजों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उनमें से एक बहुत बड़ी हो और दूसरी उसके मुकाबले बहुत छोटी हो, तो बहुत छोटी चीज को उसमें ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इसके मुकाबले बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए, तब आपकी ये कंडीशन क्या बन जाएगी, देन आई की वैल्यू आपके पास बनेगी एन ई अपॉन एन आर। क्यों बनी ये आई की वैल्यू एन ई बाई एन आर, क्योंकि इस कैपिटल आर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, इसके इसमें ऐड होने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, एन से एन हो जाएगा कैंसिल, और आई की वैल्यू आपके पास बन जाएगी ई बाय स्मॉल आर। ये फर्स्ट केस। अभी इससे क्या कंक्लूजन मिलता है वो हम बाद में देखेंगे, पहले केस पढ़ने के बाद उसका आंसर हमने यहां साइड में नोट करके लिख लिया। अब यहां पर केस 2 सेकेंड केस पढ़ रहे हैं हम, दोनों में फर्क दिखाई दे इसलिए मैंने अलग कलर से लिख दिया है, और कोई खास बात नहीं है। अब अगर इसका उल्टा हो जाए, इफ एन आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर। अब ये ऐसा कब होता है, आप सेल को चेंज कर दो, आप ऐसे वाले सेल्स लो जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम हो। पहले केस में आपने ऐसे सेल लिए जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस मिलाकर एक्सटर्नल यानी अप्लायंस के रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो गया। आपने कहा नहीं, हम ऐसे सेल्स लेंगे जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम है, और अगर सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो एन आर की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन एक्सटर्नल यानी बाहर वाले जो रेजिस्टेंस है यानी अप्लायंस के रेजिस्टेंस से काफी कम होगी। तो यही फॉर्मूले में देन आई की वैल्यू, यही सेम फॉर्मूला यहां पर यूज हुआ है, यही सेम फॉर्मूला यहां आपकी बन जाएगी एन ई अपॉन कैपिटल आर। अब की बार वैसे एन ई तो एन ई रहेगा पहले जैसे ही, एन आर प्लस कैपिटल आर में एन आर की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन है, जो कि पिछले केस में बड़ी थी, अब की बार बहुत छोटी हो गई। अब इन दोनों में से पहले कैपिटल आर की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल थी, उसे इग्नोर कर दिया था, अब की बार एन आर ये स्मॉल एन और स्मॉल आर की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसे इग्नोर कर दिया गया। तो इस चीज को इग्नोर करने पर बचा हुआ कैपिटल आर यहां पर आता है, और यही आपका इस केस का
फाइनल आंसर भी बन गया, कुछ कैंसिल वैंसिल तो हो नहीं रहा यहाँ पहले की तरह। अब आप इन दोनों केसेस को कंपेयर करें, स्टार बना दिया मैंने दोनों पे, स्टार स्टार वाला जो बक्सा है उन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आपको क्या पता चल रहा है कि इस केस में यानी केस 1 में करंट की वैल्यू E बाय स्मॉल r है और इस केस में करंट की वैल्यू NE बाय कैपिटल R है। अब यहां और यहां को देखने के बाद आपको साफ पता चल रहा है कि इस वाले केस में करंट ज्यादा होगा और इस वाले केस में करंट कम होगा, क्योंकि यहां आप 10 सेल भी यूज कर रहे हो तब भी EMF एक ही सेल का यूज हो रहा है और यहां पर आप N यानी जितने सेल यूज करोगे EMF उतने टाइम्स बढ़ रहा है। देख रहे हैं, EMF इज N टाइम्स, यानी इस केस में आपको फायदा हो रहा है, करंट ज्यादा मिल रहा है। और मैं ये बात पहले नहीं बताई या पहले डिस्कस नहीं करी, लेकिन अब डिस्कस करने का इसको समय आ गया है कि आप किसी भी सर्किट में एक से ज्यादा सेल लगाते क्यों। रिमोट एक सेल से नहीं चल पा रहा क्योंकि उसको जितना वोल्टेज चाहिए वो एक सेल से नहीं मिल रहा है, इसलिए आप 2 सेल लगाते हो। कोई अप्लायंस ऐसा है जो 4 सेल लगाने पर वर्क करता है, इसका मतलब उसको 4 सेल जितना वोल्टेज था, यानी आप एक से ज्यादा सेल इसलिए यूज करते हो कि आपको ज्यादा वोल्टेज यानी ज्यादा EMF चाहिए। और ज्यादा EMF क्यों चाहिए? ज्यादा EMF से ज्यादा करंट मिलता है, यानी आपको ज्यादा करंट चाहिए उस अप्लायंस को रन कराने के लिए, इसीलिए तो आप ज्यादा सेल्स यूज करते हो। यहाँ आप 10 सेल लगाने पर भी एक ही सेल का EMF यूज कर पा रहे हो, उसकी वजह से कम करंट मिल रहा है आपको। यहाँ आप जितने ज्यादा सेल लगाओगे उतना ज्यादा करंट मिलेगा, यानी इस केस को प्रॉफिटेबल माना जाएगा। यू विल गेट मैक्सिमम करंट या मोर करंट जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये कंडीशन आपको डिराइव तो करना ही आना चाहिए, लेकिन याद भी होना चाहिए कि सेल्स सीरीज में लगाने पर मैक्सिमम करंट तब मिलता है या प्रॉफिटेबल करंट तब मिलता है जब सेल के खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस सारे मिलाकर एक्सटर्नल से वेरी वेरी स्मॉल हो। अगर आपने ऐसे सेल लगा दिए जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल जिस अप्लायंस को आप चला रहे हो उस अप्लायंस से ही ज़्यादा हो गया, तो आपको करंट बहुत ही कम मिलेगा और ज़्यादा सेल लगाने पर भी कम करंट मिलने से आपको लॉस ही है। आपने ज़्यादा सेल लगाए ही ज़्यादा करंट लेने के लिए थे, लेकिन ज़्यादा सेल लगाने पर भी करंट कम मिल रहा है तो आपको लॉस हो गया। तो ये बताता है कि आपको अगर ज़्यादा करंट चाहिए तो ऐसे सेल्स यूज़ करें जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, मिलाकर सीरीज कॉम्बिनेशन। सो टू गेट मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा बोलते हैं, ये लाइन नोट्स में भी लिखी है और आप याद भी रख लो। टू गेट मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, पैरेलल की अलग से करेंगे। टू गेट मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल द सेल्स शुड बी वेरी वेरी लेस देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके है बात? तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए मैक्सिमम करंट की हर तरह के सर्किट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ग्रुपिंग, यानी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो ये मेन टॉपिक रहेगा ही, लेकिन सेल्स इन सीरीज की जगह उसका नाम होगा सेल्स इन पैरेलल। तो ये हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सेल्स इन पैरेलल, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में पहला आपने टॉपिक पढ़ा सेल्स इन सीरीज, यहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है सेल्स इन पैरेलल।
इसमें भी वही सब कुछ काम करना है, बट पहले पैरेलल की पहचान और पैरेलल के ईएमएफ और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लें। फाइंड आउट हमने करंट ही करना है इसमें, और यही पता लगाना है कि कौन से केस में करंट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पहचान के लिए आपको ये सर्किट दिखाया गया है जिसमें बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे एंड सो ऑन करके ये आखिरी सेल है, और सेल की काउंटिंग को जैसे वहां n बोला था यहाँ m से डिनोट किया गया। ये m गिनती है, 10 20 30 40 50 कुछ भी हो सकती है, बस x की जगह y रख देते हैं जैसे वेरिएबल, ऐसे n की जगह m रख दिया है। पैरेलल वाली गिनती को m से डिनोट करेंगे, गिनती वही होगी 1 2 3 4, लेकिन सीरीज वाली गिनती को n से डिनोट किया था। सारे सेल्स का ईएमएफ कैपिटल E है, और ऐसे लिख देता हूं मैं, ईएमएफ ऑफ ईच सेल कितना है, कैपिटल E, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल वो है स्मॉल r। यहां पर हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे करके छोटा सा ऐसे जिगजैग सा बना के आप बना सकते हो। सेल के ऊपर हमेशा ऐसा छोटा सा जिगजैग जब बना होता है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करता है। अब दो इंपॉर्टेंट बातें, सभी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और सभी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल यहां आपस में कनेक्टेड हैं इस पॉइंट पर, और वो पॉइंट जा रहा है रेजिस्टेंस के एक एंड पर, जिसको हमने पिछली बार भी ए माना था। और सभी सेल के नेगेटिव टर्मिनल और सभी सेल के नेगेटिव टर्मिनल भी एक पॉइंट पर कनेक्टेड हैं, और वो जा रहा है कहां, बी पर। पिछले आप उसमें जाकर देख सकते हो रिवाइंड करके, यहां तो ऑप्शन है। नॉर्मल क्लास में आप पीछे जा नहीं सकते, हाँ कॉपी में नोट किया हुआ देख सकते हो, यहाँ आप लाइव जा सकते हो पीछे। तो पीछे जाकर आप देखोगे कि वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी का सबसे पहले वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए पर कनेक्टेड था, और सबसे आखिरी वाले सेल का नेगेटिव टर्मिनल बी पर कनेक्टेड था, और बाकी सारे सेल आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। यहाँ हर सेल का इंडिविजुअल पॉजिटिव कनेक्टेड है रेजिस्टेंस के एक एंड पर, और हर सेल का नेगेटिव कनेक्टेड है दूसरे एंड पर। तो ये पहचान है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। और इसी की दूसरी पहचान ये है कि यहां से थोड़ा थोड़ा करंट जाएगा, और वो करंट कंबाइन होकर आई बनेगा, और फिर बैटरी से निकला हुआ, सारी बैटरियों से निकला हुआ थोड़ा थोड़ा करंट मिलकर आई बनता है, और फिर इस रेजिस्टेंस में फ्लो करता है, और फिर वापस अपनी अपनी बैटरियों में चला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पहचान, जैसे पिछले सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने सेल्स लगे थे सबका ईएमएफ ऐड हो रहा था, यहां पर सबका ईएमएफ ऐड नहीं होगा। पैरेलल की दूसरी इंपॉर्टेंट पहचान ये होती है कि जितने भी सेल पैरेलल में लगे हैं टोटल ईएमएफ, क्योंकि हर सेल अपना छोटा छोटा पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है, वहां पर सेल ने अपना पूरा पोर्शन कंट्रीब्यूट किया था, एक के बाद एक, यहाँ सभी ने थोड़ा थोड़ा पोर्शन कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए सबका जितने भी सेल होंगे सबका ईएमएफ कैपिटल ई होगा। टोटल ईएमएफ हमेशा कैपिटल ई है जो एक सेल का ईएमएफ है। पैरेलल में 50 सेल भी लगा दो, सर्किट का टोटल ईएमएफ एक सेल के ईएमएफ के बराबर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टोटल इंटरनल
रेजिस्टेंस। अब ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाएगी? ये सारे सेल्स पैरेलल में हैं, तो ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी पैरेलल में होंगे। पैरेलल में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। और हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को R डैश से डिनोट करेंगे। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर सबका अपना इंडिविजुअल हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन सारे सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो मिलकर आएगा वो R डैश है। और कैसे R डैश की वैल्यू फाइंड आउट होगी? पैरेलल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, ये वाला टॉपिक आप जाके देख सकते हो। वहां पर पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होते थे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप सारे रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल करके ऐड करते थे, और उससे सारे रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता था वो भी रेसिप्रोकल आता था। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ हमने वही किया है, 1/R डैश, R डैश को टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस लिया है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। अब कितने सेल्स हैं? M, देख रहे हैं ये M सेल्स, तो M टाइम्स 1/R को ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो पूरे का LCM तो R आएगा, R R R सब जगह R है, और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा M टाइम्स। तो एक को M बार जोड़ोगे तो M आएगा। करके देख लो, 1 को 10 बार जोड़ो तो 10 आए, 1 को 20 बार जोड़ो तो 20 आएगा, 1 को 30 बार ऐड करो 30 आएगा। तो 1 को आपने यहां पर कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? M टाइम्स, तो M आ जाएगा। 1 को जितनी बार भी ऐड करते हैं जोड़ते हैं उतना ही आता है। तो 1/R डैश की वैल्यू M/R आई, तो इससे आपको पता चल गया R डैश की वैल्यू क्या आएगी? R/M। ये आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। सारे सेल्स का कुल मिलाकर इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश है, उसकी वैल्यू R/M है। अब हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, करंट इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहां ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए तो हम यहां पर लिख रहे हैं I इज इक्वल टू टोटल EMF ऑफ द सर्किट, E है, कितने भी सेल लगे हों बताया है, एक सेल के EMF के बराबर का ही रेजिस्टेंस EMF होता है पूरे सर्किट का। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश, और उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड होगा, यानी R डैश प्लस कैपिटल R। सारा इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़कर R डैश आया है, यानी आप इसको लिख सकते हैं E अपॉन R/M प्लस कैपिटल R। ये आपके पास करंट का फॉर्मूला आ गया। थोड़ा इसको ऐसे लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये करंट आपने फाइंड आउट कर लिया, I इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन ये इंटरनल रेजिस्टेंस सारे सेल्स का मिलाकर, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब हम आते हैं अपने केसेस पर। केस 1, केस 1 में, फर्स्ट केस में, इफ R/M इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। यही केस हमने सीरीज में भी लिया था कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो,
तो देन I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले में R बाई एम की वैल्यू कैपिटल R से बहुत ज़्यादा है, या कैपिटल R की वैल्यू R बाई एम यानी सारे इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो कैपिटल R को हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो आपके पास E अपॉन स्मॉल r बाई एम बचता है, और ये m मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर, तो आपके पास I इज इक्वल टू एम ई अपॉन r। ये आपका करंट आता है तब जब करंट की वैल्यू फाइंड आउट आप तब कर सकते हो जब इंटरनल रेजिस्टेंस सारे मिलाकर एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा होते हैं। और अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में इसका ऑपोजिट कर देते हैं। इफ R बाय एम इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। यही दोनों सेम केसेस इसी तरह से हमने सीरीज में भी लिए थे कि एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तब क्या होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है तब क्या होगा। इस केस में I इज इक्वल टू इसी फॉर्मूले को, जब स्मॉल r बाई एम की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R है तो स्मॉल r बाई एम को नेग्लेक्ट किया जाता है, तो वो वैल्यू E बाय कैपिटल R आ जाती है। ये वैल्यू E बाय कैपिटल R आ गई है, यानी ये करंट की तब आई है वैल्यू जब इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है, और ये तब आई है जब इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज है। अब आप पहले की तरह इन दोनों वैल्यूज को अगर देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि यहां पर सेल्स का ईएमएफ m टाइम्स हो रहा है, और यहां पर सेल का ईएमएफ कैपिटल E ही है अकेला। तो यहां पर जितने ज्यादा सेल लगाएंगे उतना ज्यादा करंट मिलेगा, और इस केस में आप सेल कितने भी लगा लो एक ही सेल का ईएमएफ यूज हो रहा है, तो यहां पर करंट मैक्सिमम आएगा और यहां पर करंट मिनिमम आएगा। यानी अगर आप गौर फरमाओ तो पिछले वाले केस से रिवर्स हो गया है। पिछले वाले केस में इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होने पर करंट लेस आता था, मिनिमम आता था, और इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने पर करंट ज्यादा आता था। यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ पैरेलल के कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होने का फायदा है, तब करंट मैक्सिमम आता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने पर करंट कम आता है, यानी नुकसान है। यानी टू गेट, हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या बोलते थे, टू गेट मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, या to get maximum current in series grouping of cells, the internal resistance of all the cells should be very very less than the external resistance। जो अप्लायंस आप चला रहे हो उसके रेजिस्टेंस के मुकाबले इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए सीरीज में, लेकिन पैरेलल में उल्टा है। to get maximum current in parallel combination, the total internal resistance of the cell should be very very large, वेरी वेरी ग्रेटर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मैक्सिमम करंट के लिए ये कंडीशन होती है पैरेलल में, और ये पैरेलल में कंडीशन ये होती है मैक्सिमम करंट के लिए, और सीरीज में कंडीशन इसके रिवर्स होती है। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार सिर्फ कंडीशन पूछ ली जाती है, और कंपटीशन एग्जाम में ये असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। अब ये चैप्टर कंप्लीट करने से पहले आपको एक टास्क दिया जा रहा है। वो टास्क आपको, ये थ्योरी से जुड़ा हुआ टास्क है। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है, जो आपको खुद से करना है। कोई डाउट होगा तो मुझे कॉल करके बताएंगे, और साथ में आपको क्वेश्चन पेपर इस चैप्टर का भेज दिया जाएगा। वो क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करना है, और ये लेक्चर देखते ही मुझसे कांटेक्ट करना है विद आंसर ऑफ दिस टास्क जो आपको अभी दिया जा रहा है, और क्वेश्चन पेपर के लिए।
तो आज की क्लास हम टास्क देने के बाद खत्म करेंगे। ये है आपका टास्क। तो ये है आपका टास्क, आपके सामने आ चुका है। टास्क में हेडिंग क्या लिखा है? मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग क्यों कहते हैं इसको? आप ये जो सर्किट देख रहे हो, इसमें ऐसे करके लाइन में, एक लाइन में सेल्स लगे हुए हैं। हर सेल का ईएमएफ ई है। और एक लाइन में कितने सेल लगे हैं? एन सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो एन है। ईएमएफ ऑफ ईच सेल कैपिटल ई। और सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना देते हैं। ऐसे 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 एक छोटी सी ऐसे लाइन जिगजैग सी बना के स्मॉल आर लिख दें। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल स्मॉल आर। और हर लाइन में एन सेल्स हैं, हर लाइन में एन सेल्स हैं, हर लाइन में एन सेल्स हैं। और लाइनें यानी रोज कितनी हैं? एम लिखा हुआ है। 1 2 3 4 ऐसे यहाँ तक गिनोगे तो एम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलें हर लाइन में 5 सेल्स हैं, और ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 6 लाइन्स हैं, जिनको रोज भी बोल सकते हैं। तो ऐसे हर लाइन में 5 सेल 5 सेल 5 सेल 5 सेल, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 लाइनें हैं। हर लाइन में 5 सेल बने हुए हैं और फिर वो आपस में कनेक्टेड है। तो ये सारे सेल्स तो आपस में सीरीज में, और ये पूरी लाइनें आपस में कायम हैं पैरेलल में। तो यहां पर दोनों तरह का ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसे मिक्स्ड ग्रुपिंग कहा जाता है। तो आपको जो टास्क है वो क्या करना है? आपको बता दिया है कि एक मिक्स ग्रुपिंग का सर्किट है जिसमें हर लाइन में एन सेल्स हैं और ऐसे लाइनें एम लाइन्स हैं, जिनको रोज कहा जाता है। और फाइनली वो कनेक्टेड हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। आपको इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट फाइंड आउट करना है पहले, तो वही टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से। और ये भी पता लगाना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, यानी वो कौन सी कंडीशन है जब इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ट्राई करेंगे, नोट्स को कंसल्ट करेंगे और अब तक के सीखे हुए नॉलेज को यूज करेंगे तो बच्चे कर पाते हैं इसको। फिर भी कोई दिक्कत है तो मोस्ट वेलकम है, बता दिया जाएगा अगली क्लास में डिफिकल्टीज में। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए मोस्ट वेलकम है जो सीरियसली ट्राई करते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो कोई टास्क दिए जाने के बाद कोई रिप्लाई नहीं करते कि खुद ही बता देंगे, बता दिया तो भी ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन जो सीरियसली कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे अच्छी तरह कर रहे हैं, कांटेक्ट भी करते रहते हैं, टाइम टू टाइम बता रहे होते हैं हमने कहाँ तक का सीख लिया है, और डिफ़िकल्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली यह है कि अगर दिक्कत आती है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, उनको प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे पता चल जाता है डाउट पूछने के तरीके से कि उस बच्चे ने ऑनेस्टली ट्राई किया है या नहीं। ऑनेस्ट ट्राई मेन है, टास्क कंप्लीट होता है या नहीं होता है इससे इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप जब ट्राई करते हो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप अपना माइंड यूज़ कर रहे होते हो, और माइंड यूज़ करना ही बहुत ज़रूरी है, टास्क चाहे कंप्लीट होता है या नहीं होता है। तो इस टॉपिक के साथ ये हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है।
आपको क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा, बट उसके लिए मेरे से एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें। अब इस यूनिट में एक चैप्टर और बचा है, 2 ही चैप्टर थे, एक हमने कंप्लीट कर दिया, एक ही चैप्टर और बचा है और वो काफ़ी छोटा है, उसमें सिर्फ 4 टॉपिक हैं, 1 2 3 4, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम वो स्टार्ट करेंगे। आज का यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।